डॉक्टर साहब ये बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। सऊदी अरब का जो तहम्मुल है, बर्दाश्त है, वो तो मिसाली है और अभी तक उसने जवाब भी नहीं दिया और अभी भी उस कोशिश उसकी यही है कि ये मामला अमेरिका और ईरान के दरमियान रहे और मुसलमान आपस में न लड़ें। अब बात हो रही थी भारत की, उसने हाई अलर्ट जारी कर दिया है जी। जो भारत है उसको हजम नहीं हुआ तो साथ ही मौज पे तो चीजें करते रहे। फिर आपको पता है कि सिंदूर भी उनका अभी तक चल रहा है और ओछी हरकतें ऐसी हैं कि अब वो फॉल्स फ्लैग करने का भी सोच रहे थे। प्लस इस वक्त पीएम मोदी ने एक मीटिंग रखवाई है सारे स्टेट्स के सीएम के साथ। अजीत डोवाल ने इस वक्त मीटिंग्स करी हैं। कल आपने देखा होगा कि बीएलए ने ऊपर तले 12 वारदातें कर डाली। ये फिर उसी तरह जैसे 12-14 वारदातें उसने चंद हफ्ते पहले की थी, ये सारा सिलसिला उसने फिर से रिपीट कर दिया। आपको महसूस नहीं होता कि ये कोई रिहर्सल है जो की जा रही है? इनफैक्ट आपने अभी न्यूज़ चैनल में देखा भी होगा कि जो हमारे एयर चीफ हैं वो गुरुद्वारे गए थे अमृतसर के अंदर, गोल्डन टेम्पल के अंदर, और जो हमारे आर्मी चीफ हैं वो जगन्नाथपुरी टेम्पल के अंदर गए थे। वॉर से पहले ब्लेसिंग्स लेने के लिए जो आर्मी चीफ होते हैं, एयर चीफ होते हैं, ये इस तरीके से रिलीजियस प्लेसेस पर जाते हैं। अमेरिका आपके साथ वफादार नहीं और इजराइल आपका दुश्मन है, याद रखिए। क्या आपको याद है कि जब नेतन्याहू से मुलाकात के बाद मोदी वापस आए तो उसके बाद ही पाकिस्तान को भी एंगेज किया उन्होंने बॉर्डर पे अफगानिस्तान की साइड से, और पाकिस्तान ने वो ग़ज़बुल हक़ शुरू किया। आपको चटागांव की याद नहीं आ रही? आपको मुक्ति बाहिनी की याद नहीं आ रही? चटागांव में एग्जैक्टली यूं ही किया गया था। पाकिस्तान जैसी एटमी कुव्वत के ऊपर जब बुज़दिल जर्नैल काबिज होते हैं तो वो एटमी हथियार होने के बावजूद कहते हैं कि हमारी टांगे कांपती हैं। जो मोदी की डिस्प्रेशन है ना जी, देखिए जो बयान दिया जयशंकर ने, ये कभी सफारती जुबान नहीं होती जो उसने इस्तेमाल की। आप गौर करें, एक नहीं, दो नहीं, तीन मुक्ति बाहिनियां जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं और हमें इसका कोई इसराइल को बनाए इसलिए गया था कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो अरब है वो स्टेबल ना हो सके, अनरेस्ट रहे, और उस अनरेस्ट की वजह से आलम इस्लाम इकट्ठा नहीं हो सका। नमस्कार दोस्तों, अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखो तो पाकिस्तान जो है वो भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी की जो भी मीटिंग्स हो रही है या फिर जो भी चीज़ें हो रही है उसको लेकर कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया और उसको लेकर ज़्यादा ही रिपोर्टिंग कर रहा है। बात दरअसल ये है कि पिछले दिनों पीएम मोदी की सारे चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग थी और उसको लेकर मतलब पाकिस्तान में हो हल्ला शुरू हो गया। और दूसरी तरफ देखो तो पाकिस्तान को ये डर है, और डर मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब ये सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकते। क्योंकि बात दरअसल यहाँ पर यह है कि अगर मान लीजिए कि बीएलए के साथ इंडिया अगर मिलकर कुछ कर रहा है तो पाकिस्तान उस पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सिचुएशन उसके लिए टफ इतनी हो जाएगी कि अगर मान लीजिए दोनों ने मिलकर और साथ में तालिबानों को मिलाकर भी अगर सिंक्रोनाइज्ड वे में अगर अटैक कर दिया ना तो पाकिस्तान किसी मतलब वो हर जगह पर वो पहुँच ही नहीं पाएगा और आखिर में होगा ये कि फिर से एक बड़ा सरेंडर होगा। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि सिचुएशन उसके लिए बहुत ही विपरीत होती जा रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। अब बात हो रही थी भारत की, उसने हाई अलर्ट जारी कर दिया है जी कि जम्मू और कश्मीर में बहुत बड़ी वारदात करवाने वाला है पाकिस्तान। अब ये हर दूसरे तीसरे दिन हम सुनते हैं, कोई नई बात है ही नहीं। ये जब मौका मिलता है शेर आया वाला सिलसिला कर देता है। लेकिन आप देखिए कि इसी दौरान पहलगाम भी हो जाता है, उड़ी भी हो जाता है, पठानकोट भी हो जाता है, समझौता एक्सप्रेस भी हो जाता है, बॉम्बे भी हो जाता है। यही तो प्रॉब्लम है ना कि 50 बातें बेकार जाती हैं लेकिन 51वीं बात पे कुछ ना कुछ पड़ा होता है। तो ये सांप सीढ़ी वाली सिचुएशन है। तो मैंने जब ये देखा तो ऐसे हल्का सा सरफे नज़र कर दिया। लेकिन कल आपने देखा होगा कि बीएलए ने ऊपर तले 12 वारदातें कर डाली। ये फिर उसी तरह जैसे 12-14 वारदातें उसने चंद हफ्ते पहले की थी, ये सारा सिलसिला उसने फिर से रिपीट कर दिया। आपको महसूस नहीं होता कि ये कोई रिहर्सल है जो की जा रही है? आपको महसूस नहीं हो रहा कि ये कुछ देखना, भांपना और जांचना चाहते हैं कि अगर ये हुआ तो लेवीज आएंगी, एफसी आएगी, फौज आएगी, पुलिस आएगी, कैसे आएगी, कौन सी गाड़ी, कौन सी ट्रेन, नोशकी में ये है, जाफर एक्सप्रेस ये है, पटड़ी कैसे काटी जा सकती है, ये सारा कुछ वो बार बार करते चले जा रहे हैं। आपको चटागांव की याद नहीं आ रही? आपको मुक्ति बाहिनी की याद नहीं आ रही? चटागांव में एग्जैक्टली यूं ही किया गया था। आपकी सप्लाई लाइन काट दी गई थी। आपने सुना होगा राजशाही के इलाके में चने खाते हमारे नौजवान, हमारे सिपाही लड़ते रहे। क्यों? चनों के अलावा था कुछ नहीं, सप्लाई लाइन तो काट दी गई थी।
हो सकता है नौजवानों को ना याद हो, बजुज़ उन नौजवानों के जो पढ़ते हैं, अब भी पढ़ने की बीमारी में मुब्तला हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये सिलसिला बड़ी देर का ख़त्म हो चुका है। अलबत्ता उन बुज़ुर्गों को जो आकाशवाणी सुना करते थे, ऑल इंडिया रेडियो सुना करते थे, रेडियो पाकिस्तान सुना करते थे, उन्हें शायद याद हो, यानी किस तरह मुक्ति बाहिनी एंड भारतीय अफवाज देवर इन काहूट्स विद ईच अदर, दे सपोर्टेड ईच अदर, और मुक्ति बाहिनी किस कदर लीथल हो गई थी भारत की शय पाते हुए। अब इसी तरह आज का दौर, आप गौर करें, एक नहीं, दो नहीं, तीन मुक्ति बाहिनियां जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं और हमें इसका कोई पता नहीं। हम आज भी आईनी तरामीम के झंझट में पड़े हुए हैं कि किस तरह आइन को जलील किया जा सकता है, कानून की धज्जियां बिखेरी जा सकती हैं, रेप किया जा सकता है लॉ एंड ऑर्डर को। अब देखिए, BLA है, TTP है, आपको आने वाले दिनों में ये एक बनी बनाई इंतहाई तगड़ी, कई गुना ज्यादा लीथल, फॉर्मिडेबल मुक्ति बाहिनी नजर नहीं आती। मैं बार बार ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, नौजवानों को नहीं पता तो जरूर देखिए, इस पर रिसर्च कीजिए कि मुक्ति बाहिनी क्या थी। इसी बहाने आप 1971 का क्राइसिस पढ़ेंगे, उससे पहले की सूरत हाल और बाद की सूरत हाल। एंड आई एम श्योर दिस टाइम यू विल नॉट गो टू मुतालिया पाकिस्तान, यू विल गो टू रियल बुक्स। ठीक है। एक दूसरी मुक्ति बाहिनी क्या है? अफगानिस्तान, वो भी बन रहा है, पनप रहा है, तैयार हो रहा है, और सियाना है, उसे पता है कि पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, मार पड़ेगी, जैसे आजकल भी कुन्नड़ में पड़ रही है, मजीद पड़ेगी आगे चल के। वो सिर्फ मौके की तलाश में है कि जो उसका अजीज़ जान, इंतहाई प्यारा दोस्त जो आजकल उसे सर आंखों पे बिठा रहा है दिल्ली में, उसने मशरिक की जानिब से हमें डंग मारने शुरू किए तो ये मगरिब में अपना खेल रचाएंगे। एंड यू विल हैव अनदर मुक्ति बाहिनी। एक तीसरी मुक्ति बाहिनी की तरफ आइए, और वो है नफरत की वो फसल जो पिछले कई सालों से पकती चली आ रही है। लेकिन आपको चूंकि इससे डर नहीं कि ये तो बेचारे पढ़े लिखे नौजवान पश्तून हैं, ये बेचारे पंजाबी अजली और अवधी डरपोक, तायुश पसंद, कंफर्ट जोन से ना निकलने वाले, इनके लीडर को हमने पिंजरे में बंद किया हुआ, इनकी क्या मजाल है? डरें उस वक्त से जिस दिन एक फंडामेंटल न्यूज़ आ गई। ये जो वुल्व्स ऑफ वॉल स्ट्रीट है ना, ये कहा करते थे कि इस कदर मुस्तहकम है, मुस्तहकम, इस कदर मजबूत है मार्केट, कुछ हो जाए। दोस्तों, क्या इंडिया वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा है? आज सुबह मेरा शेफ आके मुझसे पूछता है, सर जंग होने वाली है क्या? मैंने कहा जंग क्यों होने वाली है? तो बताता है कि सर मैं जिस गांव से हूँ वो पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, पंजाब के अंदर, और रातों रात हमारे गांव को खाली करा दिया गया। मेरे घर से फ़ोन आया, मैंने खाली क्यों कराया? कह रहे 10 किलोमीटर के आसपास के जितने भी गांव हैं उन्हें खाली करा दिया गया है और आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया है। इनफैक्ट आपने अभी न्यूज़ चैनल में देखा भी होगा कि जो हमारे एयर चीफ हैं वो गुरुद्वारे गए थे अमृतसर के अंदर, गोल्डन टेम्पल के अंदर, और जो हमारे आर्मी चीफ हैं वो जगन्नाथपुरी टेम्पल के अंदर गए थे। वॉर से पहले ब्लेसिंग्स लेने के लिए जो आर्मी चीफ होते हैं, एयर चीफ होते हैं, ये इस तरीके से रिलीजियस प्लेसेस पर जाते हैं। प्लस इस वक्त पीएम मोदी ने एक मीटिंग रखवाई है सारे स्टेट्स के सीएम के साथ। अजीत डोवाल ने इस वक्त मीटिंग्स करी हैं, राजनाथ सिंह मीटिंग्स में है, और इंडिया के 4 एयरपोर्ट्स बंद हो गए हैं अगले 30 दिनों के लिए। आप श्रीनगर और जोधपुर नहीं जा सकते, जाके फ्लाइट चेक कर लीजिए, फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं है अगले 30 दिनों के लिए। तो ऐसा क्या हो रहा है? जैसलमेर के अंदर सायरन्स क्यों बजाए जा रहे हैं? क्या इंडिया इस वक्त सच में वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा है? क्या वो पाकिस्तान के ऊपर सरप्राइज अटैक कर सकता है? और क्या हम पीओके लेने वाले हैं? आपको एक अहम खबर से आगाह करेंगे। ईरान ने एक बार फिर सऊदी अरब को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। चंद घंटों में 18 मिसाइल दाग दिए। डॉक्टर कमर शीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या इन मिसाइल हमलों से जंगबंदी की कोशिशों को आपके ख्याल में धचका नहीं लगेगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, आपको पता है कि पाकिस्तान की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रही है और इस वक्त मिडिल ईस्ट में जंग बंद करवाने में, जिसको अमेरिकी और ईरानी लीडरशिप ने बड़ा अप्रिशिएट किया है। लेकिन अगर आप देखें कि आज ये जो सऊदी अरब पे हमले हुए हैं, तो आपको पता है कि पाकिस्तान की एक डिफेंस एग्रीमेंट है सऊदी अरब के साथ, और हम बार बार ईरानी लीडरशिप को इस हवाले से बता चुके हैं, इन्फॉर्म भी कर चुके हैं। और खास तौर पे जब आप ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल तंसीबात पे हमले करेंगे तो जाहिर बात है ऐसे लगेगा कि शायद इस अमन मुआहदे को या इस पीस प्रोसेस को जो है वो सबटाज करने की कोशिशें की जा रही हैं।
तो मेरा ख्याल है कि ईरान की लीडरशिप को चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो उनके साथ खड़ा है, पाकिस्तान की अवाम उनके साथ खड़ी है, लेकिन अगर सऊदी अरब के ऊपर इसी तरह मुसलसल उनकी बेसिस के ऊपर हमले किए जाते हैं, उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले किए जाते हैं, तो जाहिर बात है पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो आप उनको ईरानी लीडरशिप को पता है कि उनके बड़े करीबी और गहरे मरासम हैं सऊदी अरब के साथ, और खास तौर पे इस वक्त जब आपको पता है कि हम मुज़ाकरात के करीब है, लेकिन लगता ये है कि उन कोशिशों को कोई चाहता है कि वो कोशिशें नाकाम हों, क्योंकि पाकिस्तान की देखिए कमिटमेंट्स हैं, हमने उन कमिटमेंट्स को हर लिहाज से पूरा करना है। ये नहीं हो सकता जैसे हम ईरान के साथ ईरान के लिए जंगबंदी की कोशिशें कर रहे हैं, हमारे ईरानी भाई इस वक्त मुश्किल में हैं और हम हर वक्त कोशिश में हैं कि ये जंगबंदी हो, ईरान का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो है वो नुकसानात ना हो। और देखें बायलैटरल रिलेशंस को समझना चाहिए ईरान को, और ऐसे लोगों को भी सिंगल आउट करना चाहिए ईरान के अंदर से जो इस वक्त इस सारे अमन मुआहदे को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान हमारा ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, जितना पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने ईरान का साथ दिया है, आलम इस्लाम में से किसी ने उस तरह साथ नहीं दिया। और ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात पे हमला किया तो पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली इवन अमेरिका को भी तनकीद की कि ये गलत किया गया है। सो पाकिस्तान ने हमेशा इंटरनेशनल लॉ का सहारा लिया है, हम हमेशा यूएन चार्टर का सहारा लेते हैं, और हम अपनी अवाम को भी यही कहते हैं कि कभी भी जो ईरान के ऊपर हमला होगा हम उसको हमेशा इंटरनेशनल लॉ के फ्रेमवर्क से देखेंगे। तो लगता ये है कि ये जो सऊदी अरब की कुछ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला हुआ है, ये कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे अनासर हैं ईरान की अंदर जो चाहते हैं कि ये चीजें जो है वो एक लॉजिकल कंक्लूजन पे ना पहुंचे। तो जंग जो फैलने जा रही है, एस्केलेट होने जा रही है, इसमें आप और मुमालिक को भी कूदता देख रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी ईरानियन मीडिया कोट कर रहा है। कौन से लोग रुके हुए हैं? सारी फैसिलिटीज तो मिल रही हैं अमेरिका को, अभी भी अमेरिकन बेसिस में से इधर उधर से जहाज उड़ रहे हैं अमेरिका के और अटैक करने के लिए। तो क्या यूएई क्या कर लेगा ईरान के खिलाफ, जो अमेरिका ने नहीं किया, जो इसराइल ने नहीं किया? सऊदी अरेबिया क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं। 2 ब्रिजेस और जाके अपने अवाम को दिखाने के लिए कि हमने जंग में हिस्सा ले रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसे किया तो फिर ईरान भी इनके ऊपर डायरेक्ट अटैक करेगा और काफी शदीद तरीके से अटैक करेगा। मेरा ख्याल है ये खुद कूदना नहीं चाहते, ये लोगों को कह रहे हैं कि आप कूदें, आप कदम बढ़ाएं, हम आपके पीछे हैं। ये उस किस्म का फलसफा है इनका। इनके पास इतने गट्स नहीं है कि ये अब खुद कूद जाएं जंग के अंदर। अगर यूएई वालों ने ये ऐसे किया तो ईरान की जो काउंटर अटैक आएगी, इट विल बी वेरी वेरी डेवस्टेटिंग। अभी हमने खबरें ये आ रही हैं कि 50,000 के करीब गोरे एक्सपैट्रिएट्स दुबई में से वो छोड़ के चले गए, वहाँ फॉरेन बैंक्स छोड़ के चले गए। ये तो पहली स्टेज है, इससे आगे भी बहुत कुछ हो सकता है। अभी तो यूएई ने देखा ही कुछ नहीं, इसलिए इनको चाहिए इन माय व्यू कि दे शुड सू फॉर पीस। और अगर इन्होंने वॉर मंगरिंग की तो उसके साथ इनकी तबाही हो जाएगी। आमिर इलियास राना साहब, मुज़ाकरात इतने अहम और नाजुक मोड़ पर हैं, ऐसी सूरत हाल पर ईरान ने सऊदी अरब पर फिर से हमला किया, क्या देखते हैं आप? देखिए, ये बहुत ही अफसोसनाक हुआ है और ये किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं हो सकता। इसकी वजह यह है कि इसराइल और सऊदी अरब को ईरान ने एक जैसा कर दिया। अब पाकिस्तान का जो मुआहदा सऊदी अरब के साथ मौजूद है वो ईरान के साथ तो नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब की तरफ से हमला नहीं हो रहा। ये बात पाकिस्तान ने बहुत अच्छे अंदाज से, तामुल से ईरानी क़यादत को समझाई थी, हमारे दिफाई मुआहदे के अलावा भी, कि देखें उन लोगों ने अगर मुआहदे किए हुए अमेरिका के साथ, तो वो ईरान ने अगर किसी के साथ मुआहदा किया हो तो वो उसका काम है। अब वो मुआहदे मौजूद हैं और वहां से अगर हमले हो रहे हैं, ईरान को समझाया गया, बताया गया कि सऊदी अरब की तरफ इस तरह ना जाए। पहले ही यूएई सख्त खिलाफ हुआ और वो अमेरिका और इसराइल के साथ जाके खड़ा हो गया है ईरान के खिलाफ। तो वो एक और इंतहा है। ये दूसरी इंतहा है कि आपने इसराइल और सऊदी अरब को ईरान ने एक जैसा मिला दिया कि जिससे वो उसके ऊपर हमलावर हो। इसराइल ने बॉम्ब्स और मिसाइल किधर मारी? ईरान के ऊपर। लेकिन ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई करी है उसने इसराइल के ऊपर नहीं करी। भाई, बाजवा बाथरूम में ही गिरा है, बाथरूम में गिर के 3 जगह से उसका सर में ब्रेन हैमरेज हुआ है।
पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने भारत के पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की प्लानिंग बेनकाब कर दी है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत की खुफिया कम्युनिकेशन डिकोड की है। पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मनसूबाबंदी भारत कर रहा है और कैदियों को रिहा करने का मंसूबा है। आज कमर जावेद बाजवा के साथ ये हुआ है, कल ये सब कुछ आसिम मुनीर के साथ भी हो सकता है। कर अल्लाहु अकबर के नारे लगाना शुरू हो गए। देखिए, बीजेपी कमजोर हो रही हो या ना हो रही हो, इंडिया में ऑपोजिशन बहुत कमजोर है और जिसका फायदा बीजेपी को मुसलसल हो रहा है। 1-1.5 हफ्ता रह गया है। अगर ये जंग बंद नहीं होती और तेल की कीमतें नीचे नहीं आती, तैयार हो जाएं, आपको एक और झटका लगने लगा है तेल की कीमतों पर। जिस तरह इसाक डालर रो रहा है कि भाई हम चोर हैं, तो वो तो हम हैं, लेकिन दुनिया को मत बताओ कि हम चोर हैं। दुनिया को फुद्दू लगाओ, दुनिया को पैसा यहाँ ला के फंसाने दो। और कोई ऐसा कद्दावर ऑपोजिशन का वहां रहनुमा नहीं है जो मोदी की हार्ड लाइन पॉलिटिक्स को चैलेंज करे। ये तो 14 यूक्रेनियन थे और एक ये CIA का एजेंट था। इसके अलावा भी 300-400 यूक्रेनियन भारत में पहुंचे हुए हैं। ये खबर दुश्मन बड़ा कमीना है, बड़ा मक्कार है। उसने पहले भी जो हरकतें की, उन हरकतों के जरिए उसने पाकिस्तान को तेल और गैस के वांदे हो जाएंगे। यकीन माने कि पाकिस्तान में तेल और गैस खत्म हो जाएगा। और इमेजिन अगर तेल और गैस खुदा ना खास्ता खत्म हो जाता है, उधर से इंडिया हमला कर देता है, हमारे पास अपने टैंकों में डालने के लिए डीजल होगा। और मरा गया और उसकी खबर छुपाई जा रही है। इतनी वो कोई बला नहीं है कि उसकी खबर छुपाई जाए भाई। वो मरा हुआ ही पड़ा है, लेकिन अभी तक मरा नहीं है, सांसें बाकी हैं। नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों एक न्यूज़ आई थी कि भाई पाकिस्तान का पूर्व आर्मी चीफ जो था बाजवा, वो बाथरूम में गिर गया और उसको बहुत सारी चोट लगी है। उसके बाद कहा गया कि वो कोमा में है, उसके बाद कहा गया कि ICU में है, उसके बाद कहा गया कि उसकी मौत हो गई है। अब देखिए, कई सारे पाकिस्तानी पत्रकार जो है वो इस स्टोरी को परचेज़ नहीं कर रहे, मतलब वो मान नहीं रहे। उनका कहना ये है कि भाई ये पक्का कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि भाई जो पाकिस्तान के अंदर जो इंडिया के दुश्मन मारे जा रहे हैं, उसी के आसपास वाली ये घटना है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में आसिम मुनीर को भी इसी तरीके से लटका दिया जाए। और ये आसिम मुनीर इसीलिए, मतलब पूरे पाकिस्तान में तो छोड़िए, पाकिस्तान के अंदर आर्मी हेडक्वार्टर है, उसके अंदर भी जब वो स्पीच देता है, क्योंकि अब आर्मी हेडक्वार्टर है तो वहाँ पर आम जनता तो होगी नहीं, जितनी होगी वो आर्मी के लोग ही होंगे, तो उसके सामने भी जब वो स्पीच देता है ना, तब भी वो बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे से देता है कि पता नहीं कौन यहाँ पर बिक गया है और कौन कब हमला कर दे। कहा जा रहा है कि अगला नंबर उसका ही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। भाई बाजवा बाथरूम में ही गिरा है। बाथरूम में गिर के 3 जगह से उसका सर में ब्रेन हैमरेज हुआ है। उसके बाद वो आधा नीम पागल हालत में, नीम मुर्दा हालत में अपने घर में पड़ा हुआ है। दुनिया मकाफाते अमल है। आज कमर जावेद बाजवा के साथ ये हुआ है, कल ये सब कुछ आसिम मुनीर के साथ भी हो सकता है, चाहे जितना मर्जी वो फिट हो। ये मैं आपको बता दूं, ये मत समझे कि वो बच जाएगा, वो भी बचन जोगा यहाँ पे कोई भी नहीं है। और लोग पूछ रहे हैं कि वो मरा गया है, और मरा गया और उसकी खबर छुपाई जा रही है। इतनी वो कोई बला नहीं है कि उसकी खबर छुपाई जाए भाई। वो मरा हुआ ही पड़ा है, लेकिन अभी तक मरा नहीं है, सांसें बाकी हैं, मशीनों के ऊपर चल रहा है, घर में पड़ा हुआ है अपने। मरने का इंतज़ार बहुत से लोग कर रहे हैं, कुछ तो अफसोस होता है कहते हुए, दुआएं भी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो अभी एक जिंदा लाश की हालत में अपने घर के अंदर पड़ा हुआ है। और जो उसको देखता है वो तौबा तौबा करता है, तौबा तौबा करता है। आसिम मुनीर अभी तक उसको देखने नहीं गया। हालांकि आसिम मुनीर के घर के सड़क पार करते ही सामने, आर्मी हाउस के बिल्कुल सामने कॉर्नर प्लाट, नेशनल क्लब, ये जो है नेशनल पार्क रोड और गॉफ रोड के संगम के ऊपर उसका घर है, आर्मी हाउस के ऑपोजिट, राइट ऑपोजिट। अगर आसिम मुनीर उसकी हालत देख ले जाके, उसको सिर्फ आसिम मुनीर ने वो बुकेज भिजवाए हैं फूलों के, उसकी जगह अगर खुद जाके देख ले तो उसको पता चल जाए कि कल आसिम मुनीर जो बद्दुआएं समेट रहा है उसका भी ये हाल हो सकता है। दुनिया मकाफाते अमल है। मुशर्रफ भी इसी दौर के अंदर था, यहीं से गया, लेकिन उसने फिर भी थोड़ा वक्त निकाल लिया।
बाजवे के साथ जो हो रहा है और कल आसिम मुनीर के साथ होगा वो भी हम देखेंगे। खुदा ने अपनी खुदाई भी तो दिखानी है ना यार। देखिए, बीजेपी कमज़ोर हो रही हो या ना हो रही हो, इंडिया में ऑपोजिशन बहुत कमज़ोर है और जिसका फ़ायदा बीजेपी को मुसलसल हो रहा है। इसी वजह से इसके बावजूद कि इंडिया को पिछली जंग में बड़ा सेटबैक हुआ, बीजेपी इलेक्शन जीत गई, बिहार का इलेक्शन, इसलिए कि ऑपोजिशन डिवाइडेड थी और कोई ऐसा कद्दावर ऑपोजिशन का वहाँ रहनुमा नहीं है जो मोदी की हार्ड लाइन पॉलिटिक्स को चैलेंज करे। इंडिया में ओवर द इयर्स बहुत मेजर शिफ्ट आई है। इंडिया रिवायती तौर पे प्रो पैलेस्टीनियन हुआ करता था। कांग्रेस की जब हुकूमत होती थी, कांग्रेस की बुनियादी पॉलिसीज़ में पैलेस्टीनियन के कॉज को सपोर्ट होती थी। आज की पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में, ये बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। बीजेपी ने हेट इतना फैला दिया है कि जिस हेट को अब आप देखेंगे इतना शदीद वहाँ माशी बहरान है इस वक्त इंडिया में, लेकिन इंडिया में एंटी गवर्नमेंट कोई मूवमेंट चलती हुई नज़र नहीं आ रही। लोग उस तरीके से सड़कों पे नज़र नहीं आ रहे, उस तरीके से वहाँ जो है जिस तरह गवर्नमेंट को हिला दिया जाता है वो नहीं नज़र आता। फिर रिवायती तौर पे इंडिया और ईरान के ताल्लुकात हमेशा अच्छे हुआ करते थे। जो इंडिया ने प्रो इजराइल पोजीशन ली है उसके बाद इंडिया में जो है ईरान के साथ ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ गई, उसमें बड़ी है। और इंडिया के लिए 2025 और 2026 इंटरनेशनली सेटबैक का साल है, जबकि पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज़ का साल है। पाकिस्तान की जो भारत के ख़िलाफ़ जंग में कामयाबी के बाद फिर इंडिया एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इतना ज़्यादा प्रो पाकिस्तान स्टांस नज़र आएगा, जो कि आज तक चल रहा है। इसने इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में कशीदगी लाए। इंडिया को सेटबैक हुआ टैरिफ के मामले को, इंडिया को सेटबैक हुआ जंग के मामले में, इंडिया को मुसलसल एक सेटबैक के बाद सेटबैक होता जा रहा है। पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, हमें सिर्फ आज का नहीं कल का देखना है। देखिए, रिवायती तौर पे, यानी मैं जिस तरह अभी आज़ाद भी बात कर रहे थे कि मैं समझता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान की मेजॉरिटी, अक्सरियत मोहब्बत और दोस्ती के साथ रहना चाहती है। अब बदकिस्मती से लीडरशिप के लेवल पे ये चीज़ हमें नज़र नहीं आती। वो जो एक ब्रेकअप हुआ है टॉक्स के दरमियान, फिर इतना इंडिया में, चाहे आप बॉलीवुड ले लें, चाहे आप स्पोर्ट्स फील्ड्स ले लें, इतना हेट इतना इस हद तक पहुंचा दिया गया है कि उसको वापस लाने में बहुत वक्त लगेगा। अब ये सिर्फ उस सूरत में हो सकता है कि इंडिया के अंदर, इंडिया की जो अपोजिशन है, जो रवायती तौर पे इस तरह के स्टांस नहीं लिया करती थी जो आज बीजेपी ले रही है, वहाँ की अपोजिशन और फिर उनकी डोमेस्टिक जो वो प्रॉब्लम्स हैं उसके खिलाफ अगर इंडिया की अपोजिशन खड़ी होती है, कोई कद्दावर लीडर होता है। अब बहुत से लोगों का ख्याल है कि प्रियंका जो है वो आगे जाके इंडिया की फ्रंट लाइन लीडर बन सकती हैं, लेकिन क्या वो मोदी की पॉलिटिक्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म को या एक्सट्रीमिज्म को काउंटर कर पाएंगी और उसको अवामी सतह पे हिमायत मिल पाएगी? इतनी महंगाई और उसके बावजूद भी ये सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। तो डोमेस्टिकली मीडिया के लेवल पे जो चैनल्स बहुत ज़्यादा हेट फैला रहे थे, वहाँ थोड़ा सा मॉडरेशन थोड़ा सा हमें नज़र आता है। अच्छा, हमने एक भारत की प्लानिंग डीकोड की है। जो प्लानिंग डीकोड की है उस प्लानिंग से हमें क्या पता चल रहा है, देखिए मैं आपके सामने रख देता हूं। हमने ये डीकोड किया है कि भारत प्लान कर रहा है मकबूजा कश्मीर में भारत में कैद पाकिस्तानी कैदियों को लाया जाए, मकबूजा कश्मीर में एक मकाम पर वहां एक हमला किया जाए। जब पाकिस्तानी कैदी वहां होंगे तो भागे और भाग कर आए और इन्होंने इस जगह आकर ये अमल अंजाम दिया। भारत में दहशतगर्दी की फुला वारदात, फुला चीज इन्होंने ये कर डाला। अब भारत के पास ये मौका है। इस तरह की एक प्लानिंग थी। अरब तबाह होंगे, लेकिन उससे पहले ईरान जरूर तबाह होगा। और बड़ी अहम खबर है जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में तो और भी ज्यादा क्रूशल है। इंडिया जो है वो पाक यूएई ताल्लुकात की पीछे खराब करने में उनका किरदार है। उन्होंने क्या किया है कि जी मुझे लगता है उन्होंने ना हर गल्फ कंट्री को जाके जहां से हमने उधार उठा रखा था, और अप्रैल में $2 अरब की वापसी शेड्यूल है। अगर ऐसा होता है तो इससे जो रिजर्व रुपए की वैल्यू है इस पर कितना फर्क पड़ेगा? अगर आपका पैसा कोई वहां पे
फंसा हुआ है या आपने अगर उधार दे रखा है तो वो वापस ले लीजिए। ऐसा मुझे लगता है कि इंडिया की तरफ से हुआ होगा। जब पाकिस्तान ने हर किसी को धोखा दिया है, औरों को भी अपनों को भी औरों को भी, उसमें मुत्तहदा अरब अमीरात ने कहा कि भाई ना तो तुम हमारे किसी काम के हो और ना हमें तुमसे कुछ कोई काम चाहिए। कि वो ईरान जो है वो उस इसराइल के ग्रेटर इसराइल, वो जो हम कहते थे ना कि जनाब मुसलमान दुनिया आलम इस्लाम, देयर इज नो आलम इस्लाम, देयर इज नो मुसलमान दुनिया। क्या सऊदी अरब भी अब पाकिस्तान से अपने पैसे वापस लेने की तैयारी कर रहा है? आपको तो पता है कि बाकी लोगों के साथ भी मोदी जी की बहुत अच्छी हेलो हाय है, तो उन्होंने फिर सऊदी अरेबिया को भी याद दिला दिया कि वो जी तुम्हारे पैसे भी फंसे ने। तो अब उन्होंने ये किया है कि जी अब सऊदी अरेबिया जो है उसने भी पाकिस्तान से कहा है कि जी आपने जो हमारे पैसा ले रखा है आप भी उसमें से जरा 2-3 बिलियन डॉलर हमें दे दें। हो गया, इजराइल हो गया और इंडिया हो गया, ये तीनों एक ही तस्वीर के रुख हैं और इनका मकासद भी एक हैं। ये पाकिस्तान समेत किसी भी इस्लामी दुनिया को। मुझे ये फरमाइए, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, इसके मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त गैर यकीनी का शिकार है। सर, यूएई की जानिब से पाकिस्तान पर एक ऐसा वार किया जा चुका है जिसके बाद पाकिस्तान की मईशत में इस वक्त एक बहुत बड़ा भूचाल आ चुका है। हम कहते हैं ब्रदरली इस्लामिक, ये ममालिक जो बैठे हुए हैं मिडल ईस्ट के अंदर ये नहीं कहते। नमस्कार दोस्तों, अब जियो पॉलिटिक्स ऐसा कह रही है कि यूएई को ये लग रहा था कि ईरान के खिलाफ पाकिस्तान लड़ाई करेगा, लेकिन ईरान के खिलाफ नहीं कर रहा है। और दूसरा ये है कि सऊदी को कम्प्लीटली उसने सपोर्ट किया है, लेकिन वो लड़ाई नहीं लड़ रहा। तो यूएई को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही कि एक तो ईरान की तरफ से, ईरान की साइड वो कुछ नहीं कर रहा, दूसरी चीज़ ये है कि पिछले दिनों सऊदी और यूएई में भी कुछ न कुछ सिचुएशन ख़राब हो गई थी और पाकिस्तान का सऊदी को सपोर्ट है। तो ये सारी चीज़ों के बीच में फिर यूएई को याद आ गया कि भाई हमने कुछ 3-4 बिलियन डॉलर्स दिए हैं यहाँ पर, तो ये वापस लिए जाए। और दूसरा ये है कि तकरीबन 15-16 लाख से लेकर 20 लाख पाकिस्तानी मज़दूर जो है या फिर पाकिस्तान के लोग जो है वो यूएई के अंदर काम करते हैं। तो आखिरकार हम मतलब ये मास्टर स्ट्रोक है यूएई का, ये ट्रम्प कार्ड आप कह सकते हो कि अगर उसमें से उसने 10,000 भी वापस भेज दिए ना तो पाकिस्तान की लग जाएगी। मतलब ये सारे जो आएंगे वो कहेंगे कि भाई आपने आखिरकार ऐसा क्यों किया कि हमें वहाँ से वापस आना पड़ा, हम तो अच्छा खासा कमा रहे थे वहाँ पर। और देखिए ऐसा नहीं है, यूएई अगर मान लीजिए 20 लाख को भेज देता है तो उसको फुलफिल करने के लिए इंडियंस है, वो आसानी से उसकी जगह भर देंगे। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। उन्होंने क्या किया है कि जी मुझे लगता है उन्होंने ना हर गल्फ कंट्री को जाके जहां से हमने उधार उठा रखा था उनको जाकर उन्होंने कहा पाकिस्तान के पास बड़ा पैसा है जी, पाकिस्तान बड़े डॉलर छाप रहा है और इस वक्त डोनाल्ड ट्रम्प की वाह करके पाकिस्तान के पास बहुत पैसा है, तो अगर आपका पैसा कोई वहां पे फंसा हुआ है या आपने अगर उधार दे रखा है तो वो वापस ले लीजिए। ऐसा मुझे लगता है कि इंडिया की तरफ से हुआ होगा। अगर उन्होंने नहीं किया होगा मोदी जी ने, तो हो सकता है मोदी जी के किसी जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने किया हो। कोई भी कर सकता है भाई, किसी से कोई उम्मीद की जा सकती है। तो अब हुआ ये है कि जी सऊदी अरेबिया ने हमें कहा है कि लाओ जी हमारे पैसे कटो, ठीक है। उसी के साथ साथ जी यूएई ने जो है वो कह दिया है कि जी 2 बिलियन डॉलर जो हम यूएई के लेके बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि जी उसके 2 बिलियन डॉलर जो है आप हमारे वापस कर दीजिए। तो खैर पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, ये तो क्योंकि मानते नहीं, आपको तो पता है ना यूएई का कि वो तो किसी की नहीं सुनते, उन्होंने तो ईरान की भी नहीं सुनी, तो हमारी क्या खाक सुनेंगे। तो अब पाकिस्तान ने कहा है कि जी यूएई से जो 2 बिलियन डॉलर ले रखे हैं वो हम इस मंथ में दे देंगे। अभी मंथ पूरा पड़ा हुआ है, अभी तो 4 तारीख हुई है कि 3 हुई है कि 4 हुई, 3 हुई है मेरे ख्याल से। तो खैर जो भी डेट हुई है, तो अब आप ये समझिए कि अभी पूरा मंथ है, हम इन्हें तसल्ली देते रहेंगे, हबीबी हैया दे देंगे भैया। तो अब ये है कि जी इसके साथ ही साथ आपको तो पता है कि बाकी लोगों के साथ भी मोदी जी की बहुत अच्छी हेलो हाय है, तो उन्होंने फिर सऊदी अरेबिया को भी याद दिला दिया कि वो जी तुम्हारे पैसे भी फंसे ने। तो अब उन्होंने ये किया है कि जी अब सऊदी अरेबिया जो है उसने भी पाकिस्तान से कहा है कि जी आपने जो हमारे पैसा ले रखा है आप भी उसमें से जरा 2-3 बिलियन डॉलर हमें दे दें। हम देंगे कैसे? एक बात है अजीब सी, हम तो खुद 1 बिलियन डॉलर के लिए कहाँ मारे फिरते हैं, और 1 बिलियन डॉलर के लिए जो है वो अमेरिका से या वर्ल्ड बैंक से लेने के लिए या IMF से लेने के लिए हम तो कितना ख्वार होते रहते हैं। तो हम इन लोगों को पैसा कहाँ से देंगे? एक तो ये अरब नेशन भी, ये OIC वाले ना
इन पे तो मैं कहती हूँ कभी भी भरोसा ना करे। लेकिन उन्हीं के साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब का कहना ये है, यही जो आपको हाफिज सईद की फैमिली के साथ दिखाई देते हैं, उनका कहना ये है कि अगर जंग जारी रही तो हालात और भी खराब हो सकते हैं पाकिस्तान की पब्लिक के। जी हाँ, क्योंकि इन लोगों के तो खराब होने नहीं है। इन लोगों को तो आपको पता है कि पैसा इन्हीं लोगों के हाथ में आता है, तो उसके बाद इनकी तो मौजें ही मौजें होती हैं। असल में तो प्रॉब्लम तो पब्लिक को पड़ेगी। उनका कहना है कि जी जरूरी तो नहीं है कि आप गाड़ी ही निकालें अपने घर से, आप पैदल भी जा सकते हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी जा सकते हैं। तो अपनी अपनी गाड़ियां जो है अपने घर में रखें। लेकिन ये खुद जब निकलते हैं, ये मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर और ये वो जो इनके साथ जो 10-10 गाड़ियां चल रही होती हैं, क्या उनको ये मना करेंगे कि नहीं हमें कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, कोई सिक्योरिटी की गाड़ी नहीं चाहिए, एक सिर्फ गाड़ी निकलेगी और उसमें चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या कोई सा भी मिनिस्टर जो है या कोई भी उसमें बैठकर जाएंगे और कोई इधर उधर ना सिक्योरिटी चाहिए, ना सिक्योरिटी की गाड़ियां चाहिए, ना कोई एक्स्ट्रा गाड़ियां चाहिए। ऐसा क्या ये लोग करेंगे? ना ना ना, ऐसा ये कभी नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, बात चली जाती है हमारी इसके बाद चाइना की तरफ। आप शी जिनपिंग को तो आप लोग जानते ही हैं। वैसे तो शी जिनपिंग को हमने जितना मामू बनाया है ना सीपीसी में, तो वो सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे और अभी भी वो मामू बनने ही वाले थे, यानी कि हम उन्हें और मजीद मामू बना रहे थे। लेकिन हुआ ये कि जी चाइना ने भी पाकिस्तान से कह दिया है कि आपकी तरफ हमारा जो एनर्जी सेक्टर में कुछ पैसा लगा हुआ है और कुछ पैसा वापस देना है पाकिस्तान ने। तो जी उन्होंने कहा है $220 मिलियन, बिलियन नहीं, अच्छा मिलियन, वरना आप लोगों को ना मिलियन बिलियन सुनाई देता है, बिलियन सुनाई देता है, फिर आप लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं नीचे कमेंट्स में लेके। तो जी $220 मिलियन जो है वो चाइना कह रहा है पाकिस्तान से कि जी ऐसा है कि वो आप हमारी तरफ बनता है तो जरा कटो, पैसे कटो। एक तो पता नहीं, अमीर होने का भी अपना ही नुकसान है, मैं बता रही हूँ। इसीलिए पाकिस्तान जगह जगह कहता रहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि देखिए जैसे ही मोदी जी को ये लगा कि जी ऑपरेशन सिंधु 2, 3, 4, 5 से तो कुछ होने वाला है नहीं, ये लोग तो सुधरेंगे नहीं, इनके पास तो हम पहले भी कई बार अटैक कर चुके हैं टेरर कैंप कह के और क्या कुछ करके, तो उसके बजाय जो है ना इनका पैसा निकलवा देते हैं। तो जो पैसा हमने इतनी मुश्किलों से कहानियां सुना के कहां से जमा किया था, तो जब एक एक करके जी अब सब मांगना शुरू हो गए। अभी यूएई ने कहा तो हमने उन्हें कहा ठीक है 2 बिलियन दे देंगे। फिर सऊदी अरेबिया जो है वो भी कह रहा है कि जी हमारा पैसा भी वापस करो, वो भी कोई 2 बिलियन के करीब या 3 बिलियन के करीब मांग रहे। वैसे तो उनके 6 बिलियन हमारी तरफ रहते हैं, लेकिन उनको क्योंकि पता है कि हम एक साथ तो देंगे नहीं, इतना सारा पैसा कैसे कोई दे देगा, तो इसलिए उन्होंने अभी 2 बिलियन या 3 बिलियन की बात की है। उसी के साथ साथ चाइना को भी याद आ गया, तो एक साथ तो सबको याद आ नहीं सकता। ऐसा तो मैं नहीं समझती कि एक साथ सबको याद आ जाएगा कि उनका पैसा हमारी तरफ है। ये कहीं ना कहीं मुझे राह की साजिश लगती है। और ये जो लोग इंडिया से वीडियोस वगैरह भी बनाते रहते हैं ना, चाहे वो कोई मेजर हो, चाहे वो कोई कर्नल हो, चाहे वो कोई भी हो, ये लोग भी जो है ना ये जानबूझ के जो है ना पाकिस्तान की तरफ इशारा करते रहते हैं। पाकिस्तान ने सऊदीया का इतना पैसा लिया हुआ है, पाकिस्तान ने यूएई का इतना पैसा लिया हुआ है, एक साथ चारों तरफ से, यानी कि सऊदीया भी कह रहा है पैसा दो, उधर से आपको मालूम है कि यूएई ने भी तो शोर मचा के रखा हुआ है। अरे आप क्या मिसाइल हम थोड़ी फेंक रहे हैं, वो तो ईरान मार रहा है, तो ईरान को जाकर कहो ना